त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में चुनावी तस्वीर हुई साफ। त्रिपुरा और नागालैंड में भाजपा गठबंधन को स्पष्ट बहुमत। मेघालय में कॉनराड संगमा ने सरकार बनाने के लिए भाजपा से समर्थन मांगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह से की बात। नागालैंड विधानसभा में पहली बार महिलाओं को मिला प्रतिनिधित्व। त्रिपुरा में भाजपा गठबंधन को ऐतिहासिक जनादेश। भाजपा कार्यकर्ता जश्न में डूबे। मुख्यमंत्री माणिक साहा ने दोबारा सरकार बनाने को लेकर जताई खुशी। नागालैंड भाजपा अध्यक्ष तेमजेन एमना एलोंग ने चुनाव परिणाम पर राज्य की जनता को दी बधाई। मेघालय में एनपीपी की बढ़त पर पार्टी कार्यकर्ताओं में जश्न का माहौल। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने जीत का श्रेय जनता को दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। राजनीतिक, व्यापार और आर्थिक, रक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, काउंसलर और सांस्कृतिक क्षेत्रों को कवर करने वाला एक विस्तृत एजेंडे पर हुई बातचीत। प्रधानमंत्री आज भू राजनीतिक और भू रणनीति पर रायसीना संवाद का थोड़ी देर में करेंगे उद्घाटन। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्गिया मेलोनी उद्घाटन सत्र की मुख्य अतिथि होंगी। रायसीना संवाद 2023 का विषय उकसावा, अनिश्चितता, अशांति, आंधी में प्रकाश स्तंभ। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक को किया संबोधित। कहा, भारत की G20 अध्यक्षता ग्लोबल साउथ को आवाज देने की कोशिश। प्रधानमंत्री ने कहा, चुनौतियों से निपटने के लिए G20 की ओर देख रहा है विश्व। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक चुनौतियों का एक साथ मिलकर हल निकालने पर दिया जोर। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर दिया बड़ा फैसला। 3 सदस्यीय समिति करेगी चुनाव आयुक्त की नियुक्ति। समिति में प्रधानमंत्री, देश के प्रधान न्यायाधीश और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे शामिल। अडानी हिंडनबर्ग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विशेषज्ञ समिति का किया गठन। जांच की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज अभय मनोहर सप्रे करेंगे। और इंदौर टेस्ट मैच के दूसरे दिन 163 रन पर सिमटी भारत की दूसरी पारी। ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए चाहिए 76 रनों की जरूरत। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। मेघालय में कॉनराड संगमा के नेतृत्व वाली सत्तारूढ़ एनपीपी 20 सीटें जीतकर उसने जीती हैं और 5 सीटों पर वो आगे चल रही है। राज्य में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी 11 सीटों पर जीत हासिल की है उसने, जबकि भाजपा 2 सीटों पर जीत हासिल कर 1 सीट पर आगे चल रही है, जबकि 15 सीटों पर अन्य उम्मीदवार आगे हैं। जाहिर है मेघालय में जनता किसी भी पार्टी को उसने पूर्ण बहुमत नहीं दिया है, लेकिन एनपीपी सबसे बड़े दल के रूप में सामने आया है। ऐसे में राज्य सरकार बनाने की प्रक्रिया में गठबंधन को लेकर भी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कॉनराड संगमा के सरकार बनाने के लिए भाजपा से समर्थन मांगा है। इसके लिए अब से थोड़ी देर पहले कॉनराड संगमा ने केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह को फोन किया और उनसे बात की। असम के मुख्यमंत्री और पूर्वोत्तर में एनडीए के संयोजक हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। हेमंत बिस्वा शर्मा ने ट्वीट में लिखा, मेघालय के मुख्यमंत्री श्री कॉनराड संगमा ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को फोन किया और नई सरकार बनाने में उनका समर्थन और आशीर्वाद मांगा। उल्लेखनीय है कि निवर्तमान मेघालय सरकार में भाजपा, एनपीपी और यूडीपी एक साथ है। हालांकि विधानसभा चुनाव में भाजपा ने सभी 60 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। और त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में विधानसभा चुनाव की मतगणना जारी है। 60 सदस्यों वाली त्रिपुरा विधानसभा के चुनावों की मतगणना के 60 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी आईपीएफटी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल गया है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कांग्रेस गठबंधन ने
14 सीटों पर जीत हासिल की है। वहीं त्रिपुरा मोथा के प्रत्याशी 12 सीटों पर आगे चल रहे हैं। मुख्यमंत्री और भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर माणिक साहा ने बोरदीवली सीट पर जीत हासिल की है। नागालैंड में 60 सदस्यों वाली विधानसभा के 58 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। सत्तारूढ़ भाजपा एनडीपीपी गठबंधन को 37 सीटों पर जीत मिली है, जबकि नगा पीपल्स फ्रंट 2 सीटों पर विजयी हुई है। ओकुलुतो सीट पर भाजपा उम्मीदवार कोजेटो किनीमा पहले ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। मेघालय में 59 विधानसभा क्षेत्रों से 52 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं। सत्तारूढ़ नेशनल पीपल्स पार्टी एनपीपी 20 सीटों पर और भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की है। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी यूडीपी 11 सीटों पर उसने जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री और एनपीपी उम्मीदवार कॉनराड संगमा दक्षिण तुरा सीट पर विजयी घोषित हुए हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री प्रोस्टोन ताइसोंग पिनेउस रलसला सीट पर आगे हैं। भाजपा उम्मीदवार एम संगमा बागमरा सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। राज्य की सोहियोंग सीट पर एक प्रत्याशी के देहांत के कारण चुनाव स्थगित कर दिया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार मुकुल संगमा तिकरी किला सीट पर पीछे चल रहे हैं। और मेघालय के मुख्यमंत्री और एनपीपी प्रमुख कॉनराड संगमा के निवास पर जश्न का माहौल है। वेस्ट गारो हिल्स के साउथ तुरा विधानसभा सीट से मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा के खिलाफ कांग्रेस ने ब्रेनियल मारक, तृणमूल कांग्रेस ने रिचर्ड मृंग मारक, यूडीपी ने जॉन लेस्ली संगमा और भाजपा ने बर्नार्ड एन मारक को मैदान में उतारा था। नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष तेमजिम एना एलोंग ने जीत का जश्न शुरू कर दिया है। उन्होंने जीत के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ मुलाकात की। आपको बता दें कि नागालैंड में करीब 88% आबादी ईसाई धर्म को मानती है। भाजपा ने चुनाव में 20 उम्मीदवारों के साथ चुनाव में वो मैदान में उतरी थी। इसमें से ज्यादातर उम्मीदवार ईसाई मत के ही हैं। ऐसे में नागालैंड के चुनावी नतीजे ईसाई बहुल राज्य में भाजपा की उसकी बढ़ती हुई स्वीकार्यता को दर्शा रहे हैं। कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस में पहुंचने पर पीएम मोदी ने अपनी इतालवी समकक्ष का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इटली की उनकी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में वार्ता की। दोनों प्रधानमंत्रियों ने विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श किया। और भारत और इटली के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में प्रगति की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी और उनकी इटली की समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त वक्तव्य जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस साल भारत और इटली अपने द्विपक्षीय संबंधों के 75 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। पीएम ने कहा कि दोनों देशों ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर ले जाने का फैसला किया है। पीएम ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में दोनों देश सहयोग बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भी दोनों देश सहयोग को मजबूत करेंगे। भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में को प्रोडक्शन एंड को डेवलपमेंट के अवसर बन रहे हैं, जो दोनों देशों के लिए लाभदायक हो सकते हैं। हमने दोनों देशों की सेनाओं के बीच नियमित रूप से जॉइंट एक्सरसाइज और ट्रेनिंग कोर्सेज आयोजित करने का भी निर्णय लिया। आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ लड़ाई में भारत और इटली कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। हमने इस सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। और भारत और इटली के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने की प्रतिबद्धता का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश एक स्टार्टअप ब्रिज बनाने पर भी सहमत हुए हैं। हमने अपने आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करने पर
जोर दिया। हमारे मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान से भारत में निवेश के अपार अवसर खुल रहे हैं। हमने रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, आईटी, सेमीकंडक्टर्स, टेलीकॉम, स्पेस जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। भारत और इटली के बीच एक स्टार्टअप ब्रिज की स्थापना की घोषणा आज हम कर रहे हैं, जिसका हम स्वागत करते हैं। और पीएम मोदी ने कहा कि कोविड महामारी और यूक्रेन संकट का सर्वाधिक नकारात्मक प्रभाव विकासशील देशों पर पड़ा है। पीएम मोदी ने यूक्रेन संकट को संवाद और कूटनीति से हल करने पर जोर दिया और कहा कि भारत शांति की किसी भी प्रक्रिया में सहयोग के लिए तैयार है। कोविड महामारी और यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न फूड, फ्यूल और फर्टिलाइजर के क्राइसिस से सभी देश प्रभावित हुए हैं। विकासशील देशों पर इनका विशेष रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमने इस बारे में अपनी साझा चिंता व्यक्त की। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमने संयुक्त प्रयासों पर बल दिया। भारत की G20 अध्यक्षता में भी हम इस विषय को प्राथमिकता दे रहे हैं। यूक्रेन संघर्ष के शुरुआत से ही भारत ने यह स्पष्ट किया है कि इस विवाद को केवल डायलॉग। और यहां से आपको सीधे लिए चलेंगे रायसीना डायलॉग 2023, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत कर रहे हैं। साथ में इटली के प्रधानमंत्री भी मौजूद हैं।